मैं इस संविधान के 129वें संशोधन अधिनियम के विरोध के लिए खड़ा हूं। अध्यक्ष जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अभी 2 दिन पहले संविधान को बचाने की, संविधान की गौरवशाली परंपराएं की कस्में खाने में कोई कमी नहीं रखी। 2 ही दिन के अंदर संविधान की जो हमारी मूल भावना है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा संघीय ढांचा है, उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए हैं। मैं मनीष तिवारी जी से सहमत हूं और अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से कहना चाहता हूं, ये बिल पूरे देश के जो अलग अलग भेष, भाषाएं, संस्कृति, क्षेत्र की जो मान्यताएं हैं, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच विचार के, मंथन, अध्ययन करके ये संघीय ढांचा तैयार किया था, राज्यों का गठन भी किया था, संस्कृति के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, परिस्थितियों और समय के हिसाब से। मैं नहीं समझता अध्यक्ष जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, उस समय के हमारे संविधान निर्माताओं से विद्वान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से ज्यादा विद्वान इस सदन में अभी कोई नहीं बैठा, मुझे कहने में संकोच नहीं है। और ये संविधान की मूल भावना को खत्म करके कैसे तानाशाही के रास्ते निकाले जाएं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा है। आखिर ये मनीष तिवारी जी ने कहा, कहीं एक विधानसभा के चुनाव अगर कोई अविश्वास आता है, अगर बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या पूरे देश का चुनाव कराओगे? पूरे देश का चुनाव कराओगे? और ये लोग एक देश, एक संविधान, एक चुनाव की बात करते हैं। जो लोग 8 विधानसभाएं भी एक साथ नहीं करा पाते हो, मौसम देख के तारीखें बदलते हो, वो लोग बात करते हैं एक देश एक चुनाव की। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं और आपके माध्यम से देश के जनमानस से कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही लाने के नित नए रास्ते लाते हैं। जो 8 विधानसभाओं का चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, वो पूरे देश की लोकसभा और सारे प्रांतों की विधानसभाएं एक साथ कराने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, अगर एक प्रांत के अंदर सरकार गिरती है तो क्या पूरे देश की लोकसभा के चुनाव कराओगे? क्या अगर लोकसभा के चुनाव के चक्कर में उस प्रांत के लोग क्यों सफर करेंगे? अरे चर्चा कर लेना। अरे कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है आपके पास। अध्यक्ष जी, सदन को थोड़ा सा सिस्टम में लाएं। अध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध है, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है, जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ हम सबको भेजा है और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, ये संविधान विरोधी, संघीय ढांचे विरोधी, बेसिक स्ट्रक्चर विरोधी कई केसों की चर्चा की मनीष तिवारी जी ने, मैं उनके साथ जोड़ते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावनाओं के विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी, इस नीयत को वापस लो। ये अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकंड, मैं अध्यक्ष जी जो बोले हैं वो ध्यान से सुना हूं। उन्होंने 72 के बाहर जाने का नहीं कहा है, उन्होंने कहा कि माननीय सदस्य मनीष तिवारी ने 72 का हवाला देकर जो विचार व्यक्त किए हैं और जो विरोध किया है, इस पर सदन का कोई भी सदस्य अपने विचार रख सकता है। अब कांग्रेस पार्टी में विचार रख सकता है मतलब विरोध ही करना है, मगर विचार व्यक्त कर सकते हैं इसका मतलब होता है पक्ष में भी बोल सकते हैं। आदरणीय गृह मंत्री को मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई पार्टी इसका समर्थन करना भी चाहे तो भी वो समर्थन 72 पे ही रह सकता है, जनरल वो चर्चा में नहीं ला सकते समर्थन के लिए। मैं सर, ये 2 जो कानून हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 129 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और द बिल टू फर्दर अमेंड गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 63, नेशनल कैपिटल टेरिटरीज 91, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये दोनों कानून संविधान और नागरिकों के वोट देने के जो उनकी संवैधानिक अधिकार है उस पर आक्रमण है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। विरोध का आधार ये है कि इस सबसे पहले 82(5) में चुनाव आयोग को जो यहाँ पे ताकत दी गई है कि चुनाव आयोग आज राष्ट्रपति को अपना एक निर्णय दे सकते हैं कि कब निर्वाचन हो सकता है।
ये कभी भी इससे पहले चुनाव आयोग की ऐसी ताकत भारत के संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाया है। चुनाव आयोग की क्या सीमाएं हैं वो आर्टिकल 324 में है, जहां पर इलेक्शन कमीशन को बस कैसे सुपरवाइज करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, इलेक्शन रोल कैसे बनाना चाहिए, वहीं तक ही चुनाव आयोग की क्षमताओं का सीमा बनाया है। लेकिन इस संविधान ने चुनाव आयोग को असंवैधानिक गैर कानूनी ताकत दी है। राष्ट्रपति अगर कोई परामर्श लेते हैं तो सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से परामर्श लेते हैं, वो कभी भी वो चुनाव आयोग से परामर्श नहीं लेते हैं। ये एक गैर संवैधानिक इन्होंने एक ढांचा बनाया है। राष्ट्रपति जी अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेते हैं 74 जो आर्टिकल 74 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, या वो आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो सिर्फ गवर्नर के रिकमेंडेशन पे ले सकते हैं। 356 गवर्नर के रिकमेंडेशन पे या 74 के अनुसार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन में। ये पहली बार ये एक ऐसा कानून लाए हैं कि राष्ट्रपति अब चुनाव आयोग के भी रिकमेंडेशन पर एक निर्णय ले सकते हैं। ये पूरी तरीके से इसका विरोध करते हैं। चुनाव आयोग में किस प्रकार से कमिश्नर्स नियुक्त होते हैं, नहीं होते हैं, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका रहती है, हटाई जाती है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। दूसरी बात यह है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में संतुलन हो, उसका भी विवरण है। आज इस बिल के द्वारा आदरणीय राष्ट्रपति जी को ज्यादा शक्ति दिया गया है कि वो अपने सुपरिंटेंडेंट से एक नए 82A के द्वारा अब वो विधानसभाओं को भंग कर सकती है। ये एक्सेसिव पावर इस बिल में चुनाव आयोग को भी दिया गया है और राष्ट्रपति जी को भी दिया गया है। और यहाँ पे जो मुद्दा उठाया है कि चुनाव आयोग का ये जो खर्च है कम करना चाहते हैं, चुनाव आयोग के खुद उन्होंने कबूल किया है कि 2014 की चुनाव आयोग में कितना पैसा खर्च हुआ, लगभग 3700 करोड़। ये 3700 करोड़ के लिए ऐसा एक गैर संवैधानिक कानून ये लाए हैं, ये पूरी तरीके से तथ्य के खिलाफ है। हम दोबारा कहना चाहते हैं कि संविधान और एक नागरिक जो आर्टिकल 14 जो उसको वोट देने का अधिकार देते हैं, वो जब वोट देता है तो हमारे संविधान में लिखा है कि जो 5 ईयर टर्म है, जो 5 ईयर टर्म है आर्टिकल 83(2) में हाउस ऑफ पीपल को और आर्टिकल 172(1) में जो 5 ईयर टर्म है उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये एक गलत नीति आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ये कहना चाहते हैं कि 5 ईयर टर्म अनिवार्य नहीं है। 5 ईयर टर्म अनिवार्य है, ये नीति आयोग के रिपोर्ट में नहीं जाए। नीति आयोग कोई संवैधानिक कोई बॉडी नहीं है जो इस प्रकार का ये परामर्श दे पाए। तो इसीलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये दोबारा अगर इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर के प्रचार से ये पूरे ये भारत के चुनाव को छीनेंगे, तो हम ये चोरी नहीं होने देंगे और हम बिल का विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए। सर, I rise to oppose this draconian unconstitutional bill, सर। ओबीसी के बाद सर मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए सर। ओबीसी के बाद Sir, this bill violates the right to democratic self-government, which is part of Article 14(19). And if a legislative assembly is dissolved, sir, and midterm elections are conducted, the tenure of that assembly will not be for 5 years, sir. This in itself is a violation of parliamentary democracy, which envisages a tenured legislature. Sir, constitutional scheme makes it clear that once elections are conducted, the House should have a right to function for next 5 years. This is a violation of basic structure. That such a provision is being done for administrative convenience, not for constitutional purpose. Sir, the principle of federalism means that states are not mere appendages of the center. States are not dependent on the union for their existence. This is the violation of federalism, sir. Sir, in conclusion, Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights or the basis of the Constitution, sir. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Thank you, sir. I oppose this bill.